तो फ्रेंड्स, बुढ़ापा अंत नहीं बल्कि असल जीवन की शुरुआत है। तो आज की ये कहानी आपकी जिंदगी जीने का नजरिया ही बदल कर रख देगा। तो फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कहानी पूरी जरूर सुनिएगा। ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। आज सुबह जब मालती जी उठी तो हर बार की तरह उन्होंने रसोई में जाकर चाय बनाई। यह उनकी पुरानी आदत थी। हर रोज सुबह को वह अपने पति और अपने लिए चाय बनाती और आवाज लगाती, आ जाइए चाय बन गई है। फिर दोनों लोग बालकनी में बैठकर बातचीत करते और चाय पिया करते थे। लेकिन आज सिर्फ एक कप चाय ही बनाई थी। चाय लेकर मालती जी बालकनी की तरफ आ ही रही थी कि उनकी नजर दीवार पे टंगे श्यामलाल की फोटो पर पड़ी तो दिल में एक तीखा सा दर्द उठा। श्यामलाल जी की फोटो पर माला चढ़ी हुई थी। माला मानो 20 दिन पहले घटी उस घटना का मौन प्रतीक थी जिसने मालती जी को अंदर तक तोड़ दिया था। आंखों से आंसू बहने लगे। उन आंसुओं में कितना दर्द छुपा था ये कोई भी नहीं समझ सकता था। कितना ख्याल रखते थे आप मेरा और मेरी जरूरतों का, फिर मुझे अकेला छोड़कर अनंत यात्रा पर क्यों चले गए। मालती जी सरकारी स्कूल से रिटायर्ड 63 वर्षीय महिला थीं। नौकरी के दौरान वह सोचा करती थी कि रिटायरमेंट के बाद मैं अपने पति और दोनों बेटों के साथ सुख की जिंदगी गुजारूंगी। लेकिन यह कौन जानता था कि जिंदगी आगे क्या रंग दिखाने वाली है। उम्र के इस पड़ाव पर आकर नितांत अकेली रह गई थी मालती जी। अब इस उम्र में किसी सहारे की तलाश भी क्या करती। अपने जिन बेटों से सहारे की उम्मीद की थी वो तो अपने माँ बाप को भुलाकर कब के बहुत दूर जा चुके थे अपनी नई दुनिया बसाने के लिए। मालती जी के जीवन में एक अजीब सा खालीपन था, एक दर्द जिसे सिर्फ वही महसूस कर सकती थी। कुर्सी पर बैठे बैठे मालती जी को नींद सी आने लगी और उन्हें पुरानी यादों ने घेर लिया। इस बड़े से घर में कभी एक वक्त हुआ करता था जब हर कोने में उनके भरे पूरे परिवार की खुशियां हंसी ठहाकों का गवाह हुआ करता था। जब श्यामलाल जी बाहर से घर आते तो मालती जी को आवाज लगाते, अरे सुमित की माँ, कहाँ हो तुम, जरा एक गिलास पानी तो ला दो। और मालती जी रसोई घर से एक गिलास पानी लाते हुए मुस्कुराते हुए कहती, ये लीजिए पानी अमित के पापा जी। और इस बात पर दोनों खिलखिलाकर हंस दिया करते थे। मालती जी अपने छोटे बेटे सुमित से ज्यादा लाड करती थी, इसीलिए वह सुमित की माँ कहलाती थी। और श्यामलाल जी को अपने बड़े बेटे अमित से ज्यादा लगाव था, इसलिए मालती जी उनको अमित के पिताजी कहती थी। हालांकि सच्चाई यह थी कि माँ बाप की जान अपने दोनों बच्चों में बसती थी। उन्हें तो एक दूसरे को इस तरह से संबोधित करके छेड़ने में मजा आता था और धीरे धीरे यही उनकी आदत बन गई थी। उनके दोनों बेटे अमित और सुमित में केवल 3 वर्षों का अंतर था। अपने बेटों को उन्होंने अच्छी से अच्छी शिक्षा दी, अच्छा पालन पोषण दिया। अब सिर्फ एक ही कर्तव्य निभाना बाकी था, उनके लिए एक अच्छे करियर का चुनाव करना और उनका घर बसाना। श्यामलाल जी चाहते थे कि उनका बड़ा बेटा उनका कारोबार संभाले, लेकिन अमित को उनके कारोबार में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वह विदेश में नौकरी करना चाहता था, एक ऐसी नौकरी जो उसके अच्छे भविष्य और सफल जीवन की गारंटी बने। वह जिंदगी में तरक्की करना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था और एक दिन उसने अपने पिता के सामने यह इच्छा जाहिर कर दी। यह सुनते ही श्यामलाल जी परेशान हो गए, लेकिन बेटा फिर हमारी दुकान कौन संभालेगा। मैंने सोचा था बेटे बड़े हो जाएंगे तो उनके बल पर हमारा व्यापार उन्नत करेगा। और बेटा नौकरी तो नौकरी होती है, नौकरी से हम 1000 रुपए कमा सकते हैं और यहीं पर हम अपना व्यापार संभाले तो लाखों रुपए हर महीने कमा सकते हैं। लेकिन पिताजी, जब यही सब कुछ करना था तो फिर इतना ज़्यादा पढ़ाने लिखाने की क्या ज़रूरत थी। और जहाँ तक दुकान संभालने की बात रही तो वो तो कोई अनपढ़ गंवार भी संभाल सकता है। अब मैंने सोच लिया है कि विदेश जाकर एक अच्छी सी नौकरी हासिल करूँगा और वहीं पर सेटल हो जाऊंगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करो बेटा, पढ़ाई लिखाई इसलिए कराई जाती है किसी भी काम को सलीके और समझदारी से कर सकें, नई तकनीक और तजुर्बे से जिंदगी बेहतर बनाई जा सके। अपना व्यापार संभालना अनपढ़ लोगों का काम नहीं होता
और ना ही पढ़ाई लिखाई सिर्फ नौकरी के लिए की जाती है। भाग दौड़ करने के लिए तो हमारे पास वर्कर हैं। मैं तो तुम्हें सिर्फ हिसाब किताब संभालने के लिए कह रहा हूँ। और बेटा, अगर तुम्हें यह व्यापार नहीं पसंद है तो तुम दूसरा बिजनेस ही कर लो। अगर बिजनेस नहीं करना चाहते हो तो नौकरी भी कर सकते हो, इससे मुझे कोई भी ऐतराज नहीं है, लेकिन कम से कम अपने देश में तो रहो, अपने माता पिता के आंखों के सामने। लेकिन अमित नहीं माना। तभी उनके छोटे बेटे सुमित ने कहा, भाई आप क्या कह रहे हो? जिन माँ बाप ने आपको पाला पोसा और इतना बड़ा किया, और आज उनको ही छोड़कर जाने के लिए कह रहे हो? तभी अमित ने सुमित का मजाक बनाते हुए कहा, तुम्हें तो माँ और पिताजी की उंगली पकड़कर चलने की आदत है। तुम जैसे लोग जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जिंदगी में लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन तुम वहीं कुएं के मेढक बनकर रहना चाहते हो। लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ कि माँ बाप के दामन से चपका रहूं। अमित किसी का भी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था, इसीलिए माँ बाप ने खामोश रहना ही उचित समझा। बड़ी कोशिशों के बाद आखिरकार अमित ने वीजा हासिल कर लिया और एक दिन जहाज में बैठकर अमेरिका चला गया। डॉलर्स की चकाचौंध में उसे न अपने बूढ़े माँ बाप नजर आ रहे थे और ना ही कोई जिम्मेदारियों का एहसास हो रहा था। बेटे के यूं चले जाने से मालती जी को बहुत दुख हुआ, तो श्यामलाल जी समझाते हुए बोले, कोई बात नहीं है मालती, आज की नई पीढ़ी शायद अपने हिसाब से जीना चाहती है। तो मालती जी कहती हैं, लेकिन माँ बाप तो अपनी औलाद के लिए अपने सारे फर्ज अदा करते हैं, जी जान से मेहनत करते हैं और अपनी जिंदगी का हर लम्हा अपने बच्चों के फ्यूचर की सोच में गुजार देते हैं। औलाद के पैदा होने से लेकर उसके जवान होने तक उसकी हर ख्वाहिश, हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। फिर औलाद क्यों अपने भविष्य और मनचाही जिंदगी के आगे कुछ भी नहीं सोच पाते हैं। कहते हुए मालती जी रोने लगती हैं। श्यामलाल जी बोले, तुम चिंता मत करो मालती, अमित को जैसे जीना है उसे जीने दो। हमारे पास तो हमारा छोटा बेटा है ना। सुमित बचपन से ही कुछ शर्मीले टाइप का था, अपने बड़े भाई अमित से बिल्कुल विपरीत। उसे अब तक अपने माँ बाप की उंगली पकड़कर चलने की ही आदत थी। बड़े बेटे अमित के चले जाने के बाद श्यामलाल जी को अपने छोटे बेटे सुमित से ही उम्मीदें थीं। कम से कम वह अमित की तरह स्वार्थी तो नहीं था। अपने बड़े भाई के विदेश चले जाने के बाद सुमित ने अपने माँ बाप का हाथ थामकर कहा था, माँ और पिताजी, अगर आपको छोड़ने के बदले में मुझे पूरे जमाने की दौलत भी कोई दे दे तो भी मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन सौम्या शायद जमाने भर की दौलत से ज्यादा मनमोहक लगी उसे। जब उससे मिला तो उसके रूप के जाल में ऐसा फंस गया कि अपनी माँ बाप को ही भुला बैठा। सौम्या भी एक ऐसे लड़के की ही तलाश में थी जिसकी कोई अपनी सोच ना हो, जिसको वह अपनी अंगुलियों पर नचा सके और उसे अपनी मर्जी के अनुसार ढाल सके। उसके लिए वह एक परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल था। उसका सोचना था कि अगर पति हाँ में हाँ मिलाने वाला हो तो पत्नी ज्यादा खुश रहती है। सौम्या मॉडर्न परिवार से संबंध रखती थी। दो भाइयों की इकलौती बहन थी और पिता की इकलौती बेटी। उसके बचपन में ही उसकी माँ का देहांत हो गया था। उसके पिता का करोड़ों का बिजनेस था। कई शहरों में उस बिजनेस की शाखाएं फैली हुई थीं। इसके मुकाबले सुमित के पिताजी का कारोबार कुछ नहीं था। कॉलेज के आधा से भी ज्यादा लड़के सौम्या पर फिदा थे, इसलिए सुमित को यही लगता था कि सौम्या ने उसे पसंद कर उस पर कोई एहसान कर दिया है। रोजाना की तरह कॉलेज की कैंटीन में बैठकर कोल्ड ड्रिंक पीते वक्त सौम्या ने कहा, तुम अपने माता पिता को मेरे घर कब भेज रहे हो? मेरे पापा तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहते हैं। तभी सुमित ने कहा, अब तुम्हारे डैडी उन लोगों से क्यों मिलना चाहते हैं? मुझसे मिलकर क्या उन्हें खुशी नहीं मिली? अरे सुमित, तुम भी बिल्कुल बेवकूफ हो। अगर तुमसे मिलने से उन्हें खुशी नहीं मिलती तो तुम्हारे माता पिता को क्यों बुलाते? वह उनसे मिलकर शादी की बात करना चाहते हैं और शादी के मामले घर के बड़े बुजुर्ग ही तय करते हैं ना। तुम एक काम करो, इस संडे अपने मम्मी और पापा को हमारे घर भेज दो, नहीं तो मेरे पापा आउट ऑफ इंडिया चले जाएंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनके जाने से पहले हमारी शादी की तारीख फाइनल हो जाए, नहीं तो कितने महीनों के लिए बात टल जाएगी।
तो सुमित ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन सौम्या, अभी तक मैंने अपने माता पिता को हमारे बारे में जिक्र तक नहीं किया है। अरे तो बता दो ना उन्हें मेरे बारे में। क्या मैं किसी से कम हूँ जो तुम्हें बताने से डर लग रहा है? नाराज होते हुए सौम्या ने कहा। तो सुमित ने कहा, अरे मैंने तुमको ऐसा कब कहा? मुझे उनसे बात करने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है। मैं सोचता हूँ कि अपनी ही शादी की बात उनसे कैसे करूँ। तो सौम्या गुस्से में कहती है, अरे तुमने अपने आप को एक छोटा सा बच्चा समझ रखा है क्या, जो तुम्हें बात करने से डर लगती है? तुम कहो तो तुम्हारे माता पिता से मैं ही मिलकर बात कर लेती हूँ। तो सुमित ने कहा, अरे नहीं नहीं सौम्या, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरे माता पिता बिना सोचे समझे इस रिश्ते को इनकार कर देंगे। तो सौम्या हैरानी से बोली, अरे इतनी सी बात पर वह रिश्ते से इनकार क्यों कर देंगे? क्या तुम्हारे परिवार में लड़कियों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है? क्या उनकी अपनी कोई राय, कोई मर्जी नहीं होती है? सौम्या की बात सुनकर सुमित हड़बड़ा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सौम्या को कैसे समझाए। ऐसी बात नहीं है सौम्या, लेकिन मेरे परिवार में उन लड़कियों को पसंद नहीं किया जाता है जो लड़कियां अपने होने वाले ससुराल में जाकर खुद ही शादी की बात करें। शादी ब्याह की बातें थोड़ी सलीके और तरीके से करनी चाहिए। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे परिवार के लोग पुराने ख्यालों वाले हैं? ऐसी बात नहीं है सौम्या, वह लोग इतने भी पुराने ख्यालों के नहीं हैं कि वह मेरे पसंद का ख्याल ना रखें। वह मुझे बहुत प्यार करते हैं। देखो सुमित, शादी से पहले ही यह सब बात स्पष्ट हो जाए तो अच्छा है। मैं ऐसे घुटे हुए माहौल में हरगिज भी नहीं रह सकती। यह बात सुनकर सुमित हैरान रह गया। वह सौम्या को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। घुटे हुए माहौल से इसका क्या मतलब है सौम्या? तुम्हें पता है सुमित, मैं बहुत ही आज़ाद ख्यालों की मॉडर्न लड़की हूँ। मेरे पापा भी आधुनिक विचार रखते हैं। उन्होंने कभी भी मेरे ऊपर कोई बंदिश नहीं लगाई। मेरे भाई भी अपनी मर्जी के मालिक हैं। यहाँ तक कि मेरे पापा भी क्लब जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करते हैं। ऐसे खुले माहौल से निकलकर मैं तुम्हारे दकियानूसी घर वालों के साथ उस घुटन भरे माहौल में कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी? और तुम भी तो मुझे अच्छी तरह से जानते हो, मेरा गुजर वहाँ पर हरगिज नहीं होगा। यह तुम कैसी बातें कर रही हो सौम्या? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, फिर भी तुम शादी करने से इनकार कर रही हो। अरे नहीं सुमित, मैं शादी से इनकार नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस तुम्हारे माता पिता के साथ रहने से इनकार कर रही हूँ। मैं तो यह कहना चाहती हूँ कि शादी के बाद तुम हमारे साथ रहो। सुमित परेशान हो गया। सौम्या, तुम क्या कह रही हो? मैं अपने माता पिता को कैसे छोड़ दूं? सुमित, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारे माँ बाप कोई छोटे बच्चे हैं जो तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। जब तुम्हारा बड़ा भाई उन्हें छोड़कर जा सकता है तो तुम्हारे जाने से कौन सा उन पर आसमान टूट पड़ेगा? वैसे भी मेरे पापा ने फैसला कर लिया है कि वह अपनी कंपनी की अमेरिका वाली ब्रांच तुम्हारे हवाले कर देंगे, फिर हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन सौम्या, अपने माता पिता के प्रति मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। अगर मैं विदेश चला गया तो वह बेचारे अकेले रह जाएंगे। अरे अकेले कैसे रह जाएंगे? क्या उनकी यहाँ रिश्तेदारी नहीं है? सबसे मिलते जुलते रहेंगे। और वैसे भी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को उन्हें अपने पल्लू से बांधकर नहीं रखना चाहिए, उन्हें अपने मन मुताबिक जीने देना चाहिए। सौम्या ने अपनी बातों से सुमित को विश्वास में ले लिया। अब सुमित को भी यही लगता है कि सौम्या जो कह रही है उसमें कुछ भी बुराई नहीं है। सुमित जब रात को घर पहुंचा तो हिम्मत जुटाकर उसने सौम्या के बारे में सारी बातें बता दी। मालती जी और श्यामलाल जी सुमित के मुंह से यह सब सुनकर जैसे शून्य से रह गए। उन्होंने अपने छोटे बेटे से यह उम्मीद नहीं की थी। पिता ने थके हुए स्वर में कहा, तुम क्या चाहते हो सुमित बेटा? क्या तुम भी हमें छोड़कर जाना चाहते हो? तो सुमित ने सिर झुकाए हुए धीमे स्वर में कहा, हाँ पिताजी, मैं सौम्या के साथ अमेरिका जाकर उसके पापा का बिजनेस संभालना चाहता हूँ। फिर गहरी सांस लेते हुए श्यामलाल जी ने कहा, ठीक है बेटा, तुम जा सकते हो। यह आप क्या कह रहे हैं जी? मालती जी ने भरी आंखों से देखते हुए कहा। तो श्यामलाल जी भरे गले से बोले, ठीक ही तो है। जब चिड़िया के बच्चे भी बड़े हो जाते हैं तो घोंसलों में रहना पसंद नहीं करते।
वह तो केवल अपनी आज़ादी का उड़ान भरना चाहते हैं। घोंसलों में तो वह तब तक रहते हैं जब तक उड़ान भरने के लायक नहीं हो जाते। हमारा बच्चा भी बड़ा हो गया है, कहते कहते उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। यह सब सुनकर सुमित की खुशी का ठिकाना ही ना रहा। उसने तुरंत सौम्या को फोन लगाया और सारी बातें बताईं और कुछ ही दिनों के भीतर सौम्या से शादी कर ली। सौम्या सुमित की दुल्हन बनकर ससुराल तो आई, परंतु केवल रस्मों को निभाने के लिए। इसके बाद वह सुमित को लेकर अपने मायके चली गई। कुछ दिन यूं ही बीते। अब श्यामलाल जी की तबीयत खराब रहने लगी। अकेले दुकान का काम संभालना उनके बस की बात नहीं रह गई थी, इसलिए उन्होंने अपनी दुकान बेच दी। कुछ दिनों के बाद सुमित भी अपनी पत्नी और ससुराल वालों के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गया। मालती जी और श्यामलाल जी की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। अपने दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने बेटों के वियोग को भी सहन कर लिया, या सहन करने का दिखावा कर रहे थे। दिल में छुपा गम उन्हें अंदर ही अंदर दर्द दे रहा था। जिस घर में कभी हंसी खुशी और चहल पहल थी, अब वहां पर वीरानी छाई हुई थी। अब घर के बड़े बड़े कमरे, लंबे चौड़े बरामदे, खूबसूरत खिड़कियां और झरोखे उन्हें काटने को दौड़ रही थी। घर की रौनक तो वहां रहने वाले लोगों से होती है, वरना तो ईंट पत्थर के मकान भी खंडहर से लगते हैं। बैठे बैठे दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अपने दिल का हाल चाल बांटते तो अतीत के गलियारों में भटकने लगते थे और घूम फिर कर अपनी बच्चों के बारे में ही बात करने लगते और फिर उनकी याद में आंसुओं से अपने चेहरे को ही भिगो बैठते। हालांकि उनकी भरपूर कोशिश रहती थी कि वो अपने बच्चों की यादों से दूर रहें, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें दुख के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता था। लेकिन जब यादें पुख्ता हो जाती हैं तो उन्हें भूलना भी आसान नहीं होता। मालती जी ज्यादातर अपने आप को घर के कामों में व्यस्त रखती थी और श्यामलाल जी पूरे पूरे दिन बैठे अखबार को कई कई बार पढ़ लेते थे और बीच बीच में मालती जी को दिन भर की खबरें भी बताते रहते। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के सहारे दिन गुजारने लगे। एक दिन आंगन में बैठकर श्यामलाल जी कुनकुनी धूप सेकते हुए अखबार पढ़ रहे थे और मालती जी रसोई घर में सब्जी बना रही थी। फिर मालती जी ने रसोई की खिड़की में से आवाज दी, क्या बात है जी, आज कोई खबर नहीं है क्या आपके पास सुनाने के लिए? लेकिन श्यामलाल जी ने कोई जवाब नहीं दिया, खुद को अखबार में ही व्यस्त रखा। कुछ देर और बीत गया, लेकिन श्यामलाल जी ने कोई भी खबर नहीं सुनाई। मालती जी को उनका व्यवहार कुछ अजीब सा लगा, इसलिए वह रसोई घर से बाहर आई तो देखा अखबार नीचे गिरी हुई थी। श्यामलाल जी अपना गर्दन कुर्सी पर टिकाए आसमान की तरफ देख रहे थे। मालती जी को कुछ हैरानी हुई तो पास जाकर जैसे ही उन्हें हिलाया और डुलाया तो श्यामलाल की गर्दन एक ओर लुढ़क गई और शरीर बेजान हो चुका था। यह देखते ही मालती जी के गले से एक हृदय विदारक चीख निकली और वह फूट फूट कर रोने लगी। सारे पड़ोसी और रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। श्यामलाल जी के बेटों को फोन लगाया गया और उन्हें सूचित किया गया कि उनके पिता का देहावसान हो गया है। दोनों बेटों ने फोन पर ही अपने पिता के जाने का शोक प्रकट किया, परंतु साथ में यह भी कह दिया कि उनके आने का इंतजाम नहीं हो पाएगा, इसलिए उनके पिता के मृत शरीर का अंतिम संस्कार उनके बिना ही करवा दिया जाए। पति के जाने के बाद मालती जी जैसे टूटकर बिखर गई थीं और पास में बैठे रिश्तेदारों की बातें उनके दिमाग पर हथौड़ों की तरह बरस रही थी। रिश्तेदारी की एक महिला कहती है, माँ बाप अपने बच्चों को पालने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, खुद सारे कष्ट सहन कर लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों पर मुसीबत नहीं आने देते। वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने ही माँ बाप को भूल बैठते हैं। जिन बच्चों को बुढ़ापे का सहारा माना जाता है, वही बच्चे बुढ़ापे में नजर नहीं आते। उन्हें तो अपने बीवी बच्चों में ही अपनी दुनिया नजर आती है। वहीं पास बैठी दूसरी महिला ने कहा, आज तो बच्चों के लिए सब कुछ पैसा ही है, रिश्तों का स्थान भी पैसों ने ही ले लिया है। मर्यादा की डोर टूटती है तो भले ही टूटे। पास में बैठी हुई सभी महिलाएं उसके हाँ में हाँ मिला रही थीं। सबके बीच में गुमसुम बैठी मालती जी बस शून्य में ही निहारती जा रही थीं। खैर, दिन बीतने के साथ साथ सभी रिश्तेदार अपने घर चले गए और अकेली रह गई मालती जी, जो इस सदमे से अभी तक उबर नहीं पाई थीं और इस बात को बीते हुए 20 दिन हो चुके थे। अपने पति श्यामलाल जी की आराम कुर्सी पर बैठकर जब चाय पीने लगी तो अपने पति को याद कर उनकी आंखों से फिर से आंसू बह निकले।
काफी देर तक मालती जी वहीं बैठी रहीं। दोपहर को 2 बजने को आए थे, लेकिन अभी तक उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया था। चाय भी ज्यों की त्यों रखी हुई थी। तभी दरवाजे का बेल बजा। मालती जी ने अपनी अस्त व्यस्त हालत को ठीक किया और आंसू पोंछते हुए दरवाजे तक पहुंची। जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा उनकी सहेली रेखा उनके सामने खड़ी थी। रेखा मालती जी की बचपन की सहेली थी। दोनों लोगों में बहुत ही ज्यादा लगाव था। अपनी सहेली को सामने देखकर मालती जी के दिल में जकड़ी हुई असीम पीड़ा बेबाक हो गई और वह अपनी सहेली के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। देख न रेखा, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। अपनी सहेली को ऐसी हालत में देखकर रेखा जी की आंखें भी नम हो गई। मालती, मुझे तो आज ही इस सब के बारे में पता चला। तुम्हारे सामने रहने वाली मिसेस शर्मा मुझसे बाजार में मिली थी, तो उन्होंने ही सब कुछ मुझे बताया। यह सब सुनकर मुझसे रहा नहीं गया तो मैं तुमसे मिलने चली आई। थोड़ी देर बात करने के बाद मालती जी चाय बनाने के लिए रसोई घर में जाने के लिए उठी तो कमजोरी के कारण उन्हें चक्कर आ गया और वह चक्कर खाकर गिरने लगी। तो रेखा जी ने झट से उन्हें संभाला। मालती, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर बुलाती हूँ। रेखा जी ने कहा तो मालती जी बोली, रहने दे रेखा, कुछ नहीं हुआ मेरी तबीयत को। आज मैंने खाना नहीं खाया तो शायद कमजोरी के कारण चक्कर आ गए। क्या तू अभी तक भूखी है? तूने खाना नहीं खाया? रेखा जी झटपट रसोई में जाती हैं और खाना बनाकर लेकर आती हैं। रेखा जी बोली, देखो मालती, आंसू बहाने से कुछ भी नहीं होगा, हिम्मत रखो। तुम्हारी ऐसी हालत देखकर तो तुम्हारे पति भी सुकून नहीं पाते होंगे। तो मालती जी ने कहा, कैसे हिम्मत रखूं रेखा, दोनों बेटे हमें छोड़कर विदेश चले गए और अब पति भी मुझे छोड़कर चले गए। उम्र के इस पड़ाव पर आकर इतने बड़े सुनसान घर में एक एक पल सदियों की तरह बीत रहा है। इस तरह से जीना भी क्या कोई जीना है? अब तो सांस लेने में भी मुश्किल होने लगा है। कहते हुए मालती जी फिर से रोने लगी तो रेखा जी बोली, मालती, मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं, बस संकल्पना में शक्ति होनी चाहिए। अपेक्षाओं को तिलांजलि दे दो और अपने बलबूते पर जियो। अतीत और भविष्य की विचारणाएं मनुष्य को बोझिल बना देती हैं, इसलिए वर्तमान का सदुपयोग करो और सब चिंता भगवान पर छोड़ दो। अब मुझे ही देख लो, पति 15 साल पहले ही भगवान को प्यारे हो गए। इकलौते बेटे को बड़ी ही मुश्किल से नौकरी करके पाला पोसा और बड़ा किया। धूमधाम से उसका ब्याह रचाया। सोचा था सारी उम्र तो बोझ के तले दबी रही, लेकिन अब आराम मिलेगा। घर आंगन की रौनक बढ़ जाएगी। घर बैठे पोते पोतियों को खिलाऊंगी, उन्हें अच्छे संस्कार दूंगी। लेकिन सारे अरमान पल भर में ही ध्वस्त हो गए जब बहू ने कहा कि उसका गुजारा मेरे साथ नहीं होगा। उसके कहने पर मेरे बेटे ने अलग रहने का फैसला कर लिया। उसने एक अलग घर बनवाया और मेरे इकलौते बेटा बहू मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने स्वयं को टूटने नहीं दिया। घर रहते हुए मैंने बच्चों को ट्यूशन दिया। 4 पैसे आने के साथ साथ मेरा समय भी अच्छा बीत जाता है और मेरा दिल भी लगा रहता है। रेखा जी की बातें सुनकर मालती जी को बहुत ही हैरानी हुई। वाकई उनका हौसला काबिले तारीफ था। उसे देखकर मालती जी को महसूस हो रहा था कि इंसान की उम्र नहीं, हौसला मायने रखता है। अच्छा मालती, अब मैं चलती हूँ, कल फिर तुमसे मिलने आऊंगी। कहते हुए रेखा अपने घर चली गई। अपनी सहेली की बातें मालती जी के दिल पर बार बार चोट कर रही थीं। काफी देर तक वह इसी के बारे में सोचती रही। अगले दिन सूरज उगने के साथ मालती जी जागी तो देखा खिड़कियों से सूर्य की लालिमा अंदर झांक रही थी। उसे देखकर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो उनका साथ निभाने आई हूँ। अतीत की बातें भूलकर आज जीवन में आगे बढ़ने का फैसला ले चुकी थी। वहाँ अमेरिका में सुमित अपने सालों के साथ अपने ससुर के कारोबार को संभाल रहा था। हालांकि सौम्या के भाइयों को अपने जीजा की उपस्थिति कुछ खास पसंद नहीं थी, क्योंकि सुमित के वहाँ आने के बाद उनकी अहमियत कुछ कम हो गई थी और ऊपर से उनके कारोबार का एक हिस्सेदार और बढ़ गया था। परंतु अपने पिता के डर से उसे कुछ कह नहीं पाते थे। उसे देखकर वह मन ही मन जलते रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। सुमित को भी अपने सालों के व्यवहार में बदलाव नजर आने लगा, परंतु सब कुछ जानते समझते हुए भी वह अनजान बनने का दिखावा कर रहा था। वहाँ विदेश में पहुंचकर सौम्या के तो जैसे पंख ही लग गए थे। वह अपना सारा समय ब्यूटी पार्लर और पार्टीज में और शॉपिंग करने में सारा पैसा उड़ाने लगी। एक दिन सौम्या के पापा शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे
और उनकी कार की एक्सीडेंट हो गई और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। सौम्या के दोनों भाइयों की आंखों में पहले से ही सुमित खटक रहा था। उन्हें अपने बहन और बहनोई के साथ रहना भी पसंद नहीं था, इसलिए वह अपने पिता के मरते ही अपनी बहन का हिस्सा अलग कर दिया और अपनी बहन को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया। सौम्या की उनके आगे एक न चली और सुमित एकदम सीधा साधा कुछ बोल ही नहीं पाया। सौम्या ने तो बचपन से ही ऐसो आराम ही देखा था। उसके माता पिता ने अपने जीते जी जमाने की गर्म हवा भी उसे नहीं लगने दी थी। मेहनत करना तो उसे आता ही नहीं था। वह बस यही सोचती थी कि इतना पैसा उसके पास हो कि जिस चीज पर वह हाथ रख दे उसे हासिल कर ले। सौम्या के भाइयों ने सौम्या को जो हिस्सा दिया था उससे उसका गुजारा नहीं होने वाला था। सौम्या और सुमित बेहद परेशान हो गए और सौम्या ने जो शौक पाल रखे थे उसे पूरा करना तो नामुमकिन था। चिंता में डूबी सौम्या अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगी तो सुमित ने कहा, मैं तो कहता हूँ कि वापस इंडिया चलते हैं। उसी समय चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए सौम्या बोली, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अब हमारा काम यूं ही बन जाएगा। ऐसा क्या याद आ गया तुम्हें? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे किसी खजाने की चाबी तुम्हारे हाथ लग गई हो। अरे सुमित, ऐसा ही समझो, तुम्हारे पिताजी के जायदाद में जो तुम्हारा हिस्सा है वह किस दिन काम आएगा। मैं इंडिया में तो रहना नहीं चाहती, तो क्यों ना हम अपना हिस्सा लेकर यहाँ जिंदगी की नई सिरे से शुरुआत करें। तभी सुमित हैरानी से बोला, नहीं सौम्या, प्रॉपर्टी में तो हमारा हिस्सा है ही, लेकिन मैं माँ को उसे बेचने के लिए कैसे कह सकता हूँ। लेकिन सुमित, यह भी तो सोचो, इसके अलावा हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। एक रास्ता है सौम्या, क्यों ना हम दोनों यहीं रहकर नौकरी करें। और रही बात घर की इंतजाम करने की, तो वह तो हम किराए पर भी रह सकते हैं। देखो सुमित, नौकरी करना मेरे बस की बात नहीं है और तुम्हारी नौकरी करने से हमारे खर्चे पूरे होने वाले नहीं हैं। अगर तुम डॉक्टर या फिर इंजीनियर होती तो बात कुछ और थी। लेकिन सौम्या, पिताजी के जाने के बाद हमने कभी माँ के पास फोन करके उनका हाल चाल तक नहीं पूछा और अचानक से उनके पास जाकर कैसे कह दूं कि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। हाँ, तो इसमें गलत क्या है सुमित? आखिर तुम उनके बेटे हो। अब जल्दी से अपने बड़े भाई के पास फोन करो। आखिर जायदाद में से उनको भी तो हिस्सा चाहिए होगा। आखिर इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसे पैसा नहीं चाहिए। अपना हक लेने को तो वह भी तैयार होंगे। नहीं सौम्या, भैया को किस बात की कमी है। मानता हूँ कि जब वह यहाँ पर आए थे तो छोटी मोटी नौकरी उन्होंने किया था, लेकिन आज बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हैं। उन्हें किस चीज की कमी है? तो सौम्या ने कहा, अरे एक बार तुम बात करके तो देखो। कहते हुए सौम्या ने फोन मिला दिया। अमित से बात करके सुमित को जो सुनने को मिला उससे उसकी हैरानी का ठिकाना ही ना रहा। इतनी मेहनत करने के बाद अमित ने जो नौकरी हासिल की थी, अब वह नौकरी छूट चुकी थी। बहुत कोशिशें करने के बाद भी उसे कोई भी अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। आजीविका चलाने के लिए उसने आखिरकार एक छोटा सा बिजनेस चालू किया और अब तक उसमें भी उसे घाटा ही हो रहा था। अब तो वह पहले ही भारत जाकर माँ से मदद मांगने का प्लान बनाकर बैठा था। एक दूसरे से बात करने के बाद दोनों भाइयों ने एक साथ घर जाकर अपना हिस्सा मांगने का फैसला किया। आज अमित पूरे 8 साल के बाद और सुमित 6 साल के बाद अपने घर आ रहे थे। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उन्होंने टैक्सी लिया और घर की तरफ निकल दिए। टैक्सी में बैठे हुए वह उस शहर और गलियों से गुजर रहे थे जहां पर वह पहले बेफिक्री से घूमा करते थे। जैसे कल की ही बात हो, बड़े सुकून और खुशी से वह दिन गुजारे थे। ना कोई फिक्र थी और ना ही कोई परेशानी, क्योंकि सारी परेशानियां तो माँ बापूजी अपने ऊपर ले लेते थे और उन पर कोई भी मुसीबत आने से पहले उनके सामने दीवार बनकर खड़े हो जाते थे। जब तक उनके साथ रहे उन्हें किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं होती थी। आखिरकार सारी तकलीफें और परेशानियां उन्होंने अपने लिए खुद ही तो पसंद की थी। तरक्की, खुशहाली और दौलत की लालच में उन्होंने अपने जन्मदाताओं को कब के छोड़कर दूर जा चुके थे। आज दोनों भाइयों की आंखें आंसुओं से डबडबा चुकी थीं। जैसे ही उनकी टैक्सी घर के दरवाजे के बाहर रुकी और उन्होंने टैक्सी से बाहर निकलकर घर का नजारा देखा तो वह हैरान ही रह गए।
वहाँ उत्सव सा माहौल नजर आ रहा था। अमित और सुमित एक दूसरे को बड़ी ही हैरानी से देख रहे थे। फिर उनकी नज़र सामने टंगे बोर्ड पर गई, जिसपे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था, श्री श्याम मेमोरियल स्कूल। दरअसल मालती जी ने अपने घर की मरम्मत करवा के उसे एक स्कूल के रूप में तब्दील कर दिया था। आज के जमाने में विद्यालय शिक्षा का मंदिर न होकर एकमात्र व्यापार बनकर रह गया है। वहीं मालती जी ने रेखा के साथ मिलकर एक ऐसे विद्यालय का निर्माण किया जहां पर बहुत कम फीस ली जाती थी और गरीबों के लिए मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध कराई जाती थी और साथ ही साथ एक समय का खाना भी उपलब्ध कराया जाता था। समय बीतने के साथ साथ जब अन्य लोगों को और समाज से संस्थापकों को यह बात पता चली कि वह गरीबों को पढ़ाने का काम करती हैं, तो उनकी मदद करने के लिए आगे आए। धीरे धीरे यह कारवां बढ़ता चला गया और स्कूल के लिए ट्रस्ट बनवाया गया। स्कूल शुरू होने के 2 साल बाद सामने वाली बिल्डिंग को भी खरीदकर स्कूल में शामिल कर लिया गया। आज उनके उसी स्कूल का सालाना फंक्शन था, जहां चीफ गेस्ट के तौर पर शहर के मेयर उपस्थित थे। आज उनके स्कूल की गिनती शहर के नामी स्कूलों में होती थी। अब उनके प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल बनाने की इजाजत भी मिल गई थी। आज मालती जी बहुत खुश थी क्योंकि स्कूल का फंक्शन कामयाब रहा था। स्कूल की वार्षिक उत्सव होने के बाद मालती जी अभी फुर्सत से बैठी ही थी कि उन्होंने अपने दोनों बेटों को अपने सामने देखा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। वह सोचने लगी कि कहीं ये मेरी आंखों का धोखा तो नहीं है। तभी उनके बेटे पास आए और उनका चरण स्पर्श किया तो उन्हें यकीन हुआ कि सच में यह तो मेरे दोनों बेटे ही हैं। आंखों से आंसू छलकने के कारण दोनों बेटे धुंधले से दिखाई दे रहे थे। अपने आप को संभालते हुए उन्होंने अपने आंसू को साफ किया और बोली, लगता है रास्ता भूल गए हो तुम दोनों, वरना आज तक तो तुम्हें अपनी माँ की याद तक नहीं आई थी। इतना भी क्या व्यस्त हो गए थे कि पिता के मृत्यु पर तुम्हें आने की फुर्सत नहीं मिली। नजर झुकाए दोनों बेटे अपनी माँ की बातें सुनते जा रहे थे और कुछ देर तक सन्नाटा छा गया था। फिर मालती जी ने कहा, खैर छोड़ो और यह बताओ कि कैसे हो तुम लोग। तो अमित बोला, माँ हम ठीक हैं, आप कैसी हो? हाँ बेटा मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक समय था जब टूट कर बिखर गई थी तेरी माँ, लेकिन खुद को संभालना सीख लिया है मैंने। तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। कहते हुए मालती जी वहाँ से उठी और रसोई घर की तरफ जाते हुए नौकर को आवाज लगाने लगी। इधर अमित और सुमित सदमे में थे। उन्होंने सोचा था कि हमारा पुराना घर अब खंडहर हो चुका होगा, जिसे बेचकर हम अपनी अपनी रकम लेकर यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन यहाँ तो 3 मंजिला इमारत खड़ी थी और यह प्राइमरी स्कूल बड़े ही शान से चल रहा था। यह सब देखकर अमित बोला, सुमित हमारे मंसूबे पर तो पानी फिर गया। कभी सोचा नहीं था कि हमारी माँ भी ऐसा कुछ कर सकती हैं। अब हम किस मुंह से उनसे हिस्सा मांगेंगे? तो सुमित ने कहा, पैसे तो मांगने पड़ेंगे ना। सौम्या ने तो यहाँ से अच्छी खासी रकम की आस लगाए बैठी है। अगर मैं पैसे लेकर नहीं गया तो वह तो मुझे कच्चा चबा जाएगी। हाँ सुमित, पैसों की तो मुझे भी जरूरत है और देखा जाए तो बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन माँ बाप की नज़रों में वह बच्चे ही रहेंगे। मकान ना सही, लेकिन कम से कम दुकान का हिस्सा तो मिल ही जाएगा। कुछ देर बाद मालती जी ने खाना लगवा दिया और सभी लोगों ने साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाते हुए अमित और सुमित दोनों बड़ी ही उलझन में थे और ये सारी बातें मालती जी नोटिस कर रही थीं, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। तभी अमित ने कहा, माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मालती जी ने कहा, बेटा मैं सब जानती हूँ तुझे क्या बात करनी है, लेकिन जिस चीज के लिए तुम यहाँ पर आए हो वो तुम्हें नहीं मिल पाएगी। दोनों बेटों ने बड़ी ही हैरानी से मालती जी की तरफ देखा तो मालती जी ने कहा, बेटा मैं तेरी माँ हूँ, तुम्हें बचपन से जानती हूँ और तुम्हारे रग रग से वाकिफ तो क्या मैं नहीं जानती हूँ कि यहाँ तुम अपना हिस्सा मांगने आए हो? यह सुनकर सुमित के माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। लेकिन बेटा अब तो ना इस मकान में तुम्हारा हिस्सा है और ना ही दुकान में, और दुकान तो हमने कब की बेच दी थी जब तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब थी और उनके इलाज के लिए हमें पैसों की ज़रूरत थी, और जो पैसे मेरे पास बचे हुए थे उससे मैंने घर का मरम्मत करवा कर इसे स्कूल बनवा दिया, और अब तो यह इमारत मैंने स्कूल के ट्रस्ट के नाम करवा दी है ताकि मेरे इस दुनिया से जाने के बाद भी यह स्कूल इसी तरह से कायम रहे। लेकिन माँ आपको यह
सब करने की क्या जरूरत थी, अमित ने तिलमिलाते हुए कहा। तो मालती जी ने कहा, बेटा रुपया पैसा तो मेरे लिए पहले भी मायने नहीं रखता था और ना ही अब मायने रखता है। मेरी तो यही ख्वाहिश थी कि हमारा घर हमारे बच्चों के अस्तित्व से रोशन रहे। अब जिसके लिए इतना बड़ा घर बनवाया था वह तो विदेश जाकर बस गए थे। ऊपर से तेरे बापूजी के चले जाने के बाद से अकेलेपन का मार झेलना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। खाली घर काटने को दौड़ रहा था तो सोचा क्यों ना लोगों की मदद करके ही कुछ पुण्य कमा लिया जाए। समाज सेवा भी हो जाएगी और जिंदगी को मायने भी मिल जाएगा। और देखो, जब मैंने एक कदम बढ़ाया तो ईश्वर ने मेरा साथ दिया। आजकल समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। अकेलापन मेरे आसपास भी नहीं भटकता है। और बेटा, यह बात तो मैंने तुम लोगों से ही सुनी है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें अपने पल्लू से बांधकर नहीं रखना चाहिए। तो बस तुम्हारी ही बातों पर अमल किया मैंने। मैडम, आपसे कोई मिलने आया है, चपरासी ने कहा। तो मालती जी ने कहा, ठीक है, उन्हें ऑफिस में बैठने के लिए कहो, मैं अभी आती हूँ। अच्छा बेटा, मुझे थोड़ा काम है, मैं निपटा कर आती हूँ, तब तक तुम लोग आराम करो, कहकर मालती जी वहाँ से चली गईं। माँ की बात सुनकर सुमित और अमित का दिल अवसाद से घनीभूत हो गया। अगले दिन वे दोनों अपना सा मुँह लिए अमेरिका वापस लौट गए। तो फ्रेंड्स, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो, इसी तरीके की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।